Next, which of the following is not a contraindication in gingivectomy procedure? So, elimination of suprabonic pockets. It is not a contraindication for gingivectomy procedure. ठीक है, gingivectomy may be performed for the following conditions. First is elimination of the suprabony pockets if the pocket wall is fibrous and firm. अगर pocket wall fibrous और firm है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, सुप्राबोनी पॉकेट को एलिमिनेट करने के लिए हम जिंजिवेक्टोमी कर सकते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहती है कि एक्सेस टू बोन रिक्वायर्ड. अगर एक्सेस नहीं है बोन रिक्वायर्ड को तो जिंजिवेक्टोमी नहीं करेंगे. नैरो जोन ऑफ केराटिनाइड टिश्यू मतलब कि हीलिंग नहीं होगी बाद में तो जिंजिवेक्टोमी नहीं करेंगे. एस्थेटिक्स अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो जिंजिवेक्टोमी नहीं करते. पेशेंट विद हाई पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह वाले पेशेंट, उसमें भी जिंजिवेक्टोमी नहीं करेंगे. ठीक है, एक और इंडिकेशन होती है एलिमिनेशन ऑफ जिंजाइवल एनलार्जमेंट्स. अगर सूडो एनलार्जमेंट हो रखी है किसी के मुंह के अंदर, ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए या फिर एस्थेटिकली उसको प्लीजिंग बनाने के लिए वी कैन गो फॉर जिंजिवेक्टोमी प्रोसीजर. नेक्स्ट, विच सूचरिंग टेक्निक इज डिपिक्टेड इन द इमेज बिलो. देखो इसमें सूचर देखो एक साइड से जा रहा है, फिर दांत के पीछे से जा रहा है, फिर पूरा एक सर्कल काट के आगे उसको दोबारा सील किया जा रहा है. ऑलराइट, दिस सूचर इज सिंगल इंटरप्टेड स्लिंग सूचर. ठीक है, इट इज नोन एज सिंगल इंटरप्टेड स्लिंग सूचर. इट इज यूज्ड टू अडेप्ट अराउंड द टूथ, जिसमें कि लार्ज नीडल जो होती है, जिसमें एक नीडल को हम एंगेज करते हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द फ्लैप एंड सर्कलिंग द टूथ. द आउटर सरफेस ऑफ द सेम फ्लैप ऑफ द एडजेसेंट इंटरडेंटल एरिया इज एंगेज्ड. द सूचर इज रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेज एंड द knot is then tied. Alright. Next, the polishing powder in the air polishing device is used for subgingival biofilm removal from the root surfaces. वो कौन सा मटेरियल होता है? That is erythritol powder. एरिथ्रिटॉल पाउडर होता है. द यूज़ ऑफ ग्लाइसिन या फिर एरिथ्रिटॉल पाउडर, इट्स यूज्ड इन एयर पॉलिशिंग डिवाइसेस विद सबजिंजाइवल नोजल एंड इज मोर इफेक्टिव फॉर सबजिंजाइवल बायोफिल्म रिमूवल दैन द यूज़ ऑफ नॉर्मल अल्ट्रासोनिक और मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, ज़्यादा अच्छा बेहतर रहता है ये वाला. दैट इज ग्लाइसिन और एरिथ्रिटॉल पाउडर. नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप इज हाउ मच. एंडोस्कोप का डायमीटर होता है 0.99 मिलीमीटर्स. Okay, the dental endoscope has been introduced for subgingival visualization in the diagnosis and treatment of the periodontal disease. In periscopy, it consists of 0.9 millimeter diameter reusable fiber optic endoscope over which is fitted a disposable sterile sheath, जिसके ऊपर एक disposable sterile sheath हम लगा देते हैं. Next, identify the instrument which is used for final finishing of root surfaces. देखो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके लास्ट में बर्निशिंग वाला एरिया दिया हुआ है एकदम. ठीक है, बर जैसा इसमें रफ सा टेक्सचर है. ठीक है, तो व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट? इट्स यूज फॉर फाइनल फिनिशिंग ऑफ द रूट सरफेसेस एंड इट इज डायमंड कोटेड फाइल्स. इनको क्या बोलते हैं? डायमंड कोटेड फाइल्स. दे आर यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर फाइनल फिनिशिंग ऑफ द रूट सरफेसेस. दीज फाइल्स डू नॉट हैव एनी कटिंग एज, इंस्टेड दे आर कोटेड विद वेरी फाइन डायमंड ग्रेड. ठीक है, नेक्स्ट, क्विटिन फर्केशन क्यूरेट्स आर एक्चुअली व्हाट? Cutin, that is Quetin furcation curates, they are actually hose, HOES. Cutin furcation curates are actually hose with shallow half moon radius that fits into the roof of the floor, into the roof or the floor of the furcation. या तो ये रूफ में फिट कर जाते हैं या फिर फ्लोर ऑफ फर्केशन में फिट कर जाते हैं. The curvature of the tip also fits into the developmental depressions on the inner aspect of the roots. Next, instrument specifically designed for patients with tight tissue recession and residual pocket depth. Following initial periodontal therapy or the periodontal surgery are known as what? These are periodontal maintenance greasy curates. ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पेसिफिकली उन पेशेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है जो कि टाइट टिश्यू जिसमें रिसेशन है और रेजिडुअल पॉकेट है, तो वहाँ पे पेरिडोंटल मेंटेनेंस ग्रेसी क्यूरेट यूज़ करते हैं. द मोस्ट रीसेंट ग्रेसी क्यूरेट इनोवेशन इज द कैटेगरी कॉल्ड एज पेरिडोंटल maintenance greasy curates introduced in November 2015. These instruments are specifically designed for patients with tight tissue recession and residual pocket depth following initial periodontal therapy or periodontal surgery. Next, the following image represents which of the new mini titanium implant scalers. ये mini titanium implant scaler है. ठीक है, इसका नाम बताना है क्या है? It is 204 SD sickle scaler. 204 SD sickle scaler की तरह है बिल्कुल. ठीक है, 204 SD sickle scaler. This is a titanium implant scaler. जो mini titanium implant scalers होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास होते हैं. दैट इज़ ये हमारे पास 5 दिए हुए हैं. ठीक है, लेफ़्ट टू राइट हम बात करेंगे. लेफ़्ट टू राइट में हमारे पास नंबर 1 2 होता है, नंबर 11 12 होता है, लैंगर 1 2 होता है, मिनी 5 ग्रेसी होता है, दैट इज 13 14, और लास्ट में आता है 204 SD सिकल स्केलर. फेज़ 4 पेरियोडोंटल थेरेपी बिगिंस आफ्टर व्हाट? फेज़ 4 पेरियोडोंटल थेरेपी किसके बाद अकर करती है? दैट इज़ द रिव्यू फेज़ ऑफ द फेज़ 1.
रिव्यू फेज जब फेज 1 का कंप्लीट हो जाता है तो फेज 4 जो है वो बिगिन कर जाती है। नेक्स्ट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट इज डन इन विच फेज ऑफ द पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट। कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट जो होती है वो फेज 1 में की जाती है। कॉज बेस्ड पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट इज डन इन द फेज 1। नेक्स्ट toothpaste component responsible for remineralization of tooth is what? Toothpaste components responsible for remineralization of tooth is CPP ACP। ठीक है, रीमिनरलाइजेशन के कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? CCP ACP रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक इनर लाइनिंग सराउंडिंग द dental tubule is called as what? It is called as lamina limitans. Next, MMP10 is a type of what? MMP10 is a type of stromycin. All right. Next, collagenase 1 is another name for what? Collagenase 1 is another name for MMP1. MMP1 जो होती है that is a fibroblast collagenase. MMP1 is collagenase 1. MMP2 is gelatinase A. MMP2 gelatinase A. MMP3 stromyolysin. Stromyolysin 1 MMP3 होती है. Stromyolysin 1 is MMP3. MMP7 is matrilisanil. ठीक है, मात्रीनिसान मतलब लाइजिनिल है, मात्रीनिसाल लाइजिनिल इज MMP7. MMP8 is collagenase 2. MMP9 is gelatinase B. MMP10 is stromycin 2. ठीक है, stromycin 1 जो है वो MMP3 है और MMP10 जो है वो stromycin 2 है। stromycin 3 जो है वो MMP11 है। stromycin 3 is MMP11. MMP12 is elastase. MMP12 is elastase, that is macrophage elastase. MMP12. MMP13 होती है कोलेजिनेज। कोलेजिनेज 3 इज MMP13. MMP19 होती है इलास्टेज। MMP19 इज इलास्टेज। MMP20 इज इनामेलाइजिन। ठीक है, इलास्टेज इज 19, 20 इज इनामेलाइजिन। नेक्स्ट, द बैक्टीरियल डेंसिटी इन सलाइवा ऑन एन एवरेज इज अबाउट हाउ मच? बैक्टीरियल डेंसिटी इन सलाइवा ऑन एन एवरेज, जो सलाइवा के अंदर बैक्टीरियल कंसंट्रेशन होती है दैट इज 750 मिलियन पर ml होती है। ठीक है, द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सलाइवा इज अप्रॉक्सिमेटली 750 मिलियन सेल्स पर ml। 750 मिलियन सेल्स पर ml होते हैं प्रेजेंट। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ जिंजाइवल फ्लूइड प्रोजेक्टेड इन अ डे इनटू द ओरल कैविटी इज हाउ मच? कितना जिंजाइवल फ्लूइड एक दिन में ओरल कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट किया जाता है? दैट इज बिटवीन 0.5 to 2.4 ml पर डे। ठीक है, amount of gingival clavicular fluid in one day is 0.5 to 2.4 ml per day. Flow of gingival clavicular fluids is normal, that is 3 microliter per hour. 3 microliter per hour is the normal flow. Flow of gingival clavicular fluid in periodontitis जो है वो increase कर जाता है, that is 44 microliters per hour तक चला जाता है। Normal pH of gingival clavicular fluid जो होती है that is 6.5 to 6.9. Okay. Next, which of the following types of cementum is found in resorption lacuna? रिजॉर्प्शन लैक्यूना वाले एरिया में कौन से टाइप का सीमेंटम आपको दिखाई देगा? तो आंसर इज सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम दिखाई देता है। CIFC, दैट इज सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम इज फाउंड देयर। ठीक है, सीमेंटम फाउंड ऑन द सर्वाइकल थर्ड ऑफ द रूट दैट इज नोन एज एसेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम, AEFC, दैट इज एसेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम, एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम, ये सर्वाइकल थर्ड ऑफ द रूट पे दिखाई देता है। नेक्स्ट, सीमेंटम फाउंड ऑन द अपाइकल थर्ड ऑफ द रूट। अपाइकल थर्ड रूट पे हमारे पास सेलुलर मिक्स्ड स्ट्रैटिफाइड सीमेंटम, सेलुलर मिक्स्ड स्ट्रैटिफाइड मतलब सेल्स डिफरेंट सेल्स मिलके स्ट्राटा बना रहे हैं, उसका सीमेंटम बन रहा है अपाइकल थर्ड ऑफ द रूट पे। सीमेंटम फाउंड इन द फर्केशन एरियाज ऑफ द रूट, फर्केशन एरिया पे भी सेलुलर मिक्स्ड स्ट्रैटिफाइड सीमेंटम पाया जाता है। इट्स सेम एज द अपाइकल, सेलुलर मिक्स्ड स्ट्रैटिफाइड सीमेंटम। सीमेंटम फाउंड एट द रिजॉर्प्शन एरिया या फिर रिजॉर्प्शन लैक्यूने, जहाँ पे रिजॉर्प्शन हो रही है वहाँ पे कौन सा सीमेंटम मिलता है? दैट इज सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम, सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। ठीक, नेक्स्ट, द मेन फॉर्म ऑफ सीमेंटम फाउंड ऑन सर्वाइकल रूट थर्ड ऑफ द रूट। सर्वाइकल थर्ड की बात कर रहा है, अपाइकल थर्ड की बात नहीं कर रहा, सर्वाइकल थर्ड की बात कर रहा है, तो इट इज ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। अभी हमने बात की थी ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट्स ओरल हाइजीन कंडीशन वाज डन ड्यूरिंग OHIS index. Score with Debris index was found to be 0.6 and calculus index was 0.7. What is the interpretation? देखो 0.6 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1.3 हो जाएगा, तो वो आता है हमारे पास रेंज, दैट इज फेयर। ठीक है, उसकी जो OHIS के हिसाब से जो ओरल कंडीशन है दैट इज फेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द नाइफ्स आर यूज्ड इन जिंजिवेक्टोमी? जिंजिवेक्टोमी में ऑर्बन नंबर 1, नंबर 2 और कर्कलैंड नाइफ यूज होती है। Orbans number 1, Orban number 2 and Kirkland knives are used in gingivectomy procedures. Next, immunoglobulin present highest in the saliva is which one? सबसे ज़्यादा immunoglobulin जो saliva के अंदर present होता है that is IgA. कौन सा? IgA is the highest present in the saliva. Next, all of the following are associated with P. gingivalis except what? Collagenase associated with P. gingivalis. Hemagglutinin associated with P. gingivalis.
प्रोटीएज एसोसिएटेड विद पी जिंजिवालिस, लेकिन ल्यूकोटॉक्सिन पी जिंजिवालिस के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, ल्यूकोटॉक्सिन नहीं होता, वो एक्टिनोमाइसिटिस कॉमेटिस के साथ ज़्यादा देखा जाता है ल्यूकोटॉक्सिन, ठीक है। पी जिंजिवालिस के साथ कोलेजनेज, हीमोग्लूटिनिन एंड प्रोटीएज ज़्यादातर देखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट टिश्यू लेजर इज व्हाट? सॉफ्ट टिश्यू लेजर का एग्जांपल है हमारे पास डायोड लेजर, जो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू को काटने की क्षमता रखता है। उसके बाद ERYSGG होता है, वो हार्ड सॉफ्ट टिश्यू दोनों को काट देता है। आर्गन लेजर भी थोड़ी पावरफुल होती है, NDYAG लेजर भी पावरफुल होती है, ठीक है, बट सॉफ्ट टिश्यू लेजर इज डायोड लेजर। विच इज चिन ड्यू टू व्हाट? विच इज चिन में आंसर वो वाला ढूंढना जिसमें कि मैंडुलर सिम्फाइसिस मेंशन किया हुआ है, प्रोग्नेथिन वगैरह टिक नहीं करना है, ओके। विच इज चिन इज ड्यू टू द ऑटोजीनस ब्लॉक ग्राफ्ट ऑफ मैंडुलर सिम्फाइसिस। नेक्स्ट, बैक्टीरिया इन अ बायोफिल्म कम्युनिकेट विद ईच अदर, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एक बायोफिल्म के अंदर बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, द फिनोमेना इज नोन एज क्योरम सेंसिंग, कोरम सेंसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, विच चिजल इज यूज इन पुलिंग एक्शन? कौन सी चिजल आप पुलिंग एक्शन में यूज करते हो? रॉड्स चिजल जो होती है दैट यू यूज इन द पुलिंग एक्शन, ठीक है। इट इज डिजाइन फॉर यूज with the pull stroke. It is ideal for removing bone adjacent to the tooth without causing trauma. Okay, it is specially used on the distal surface of molars, that is known as Rod's chisel. कौन सी chisel? Rod's chisel जो होती है वो यूज की जाती है on the distal surface of molars, और ये ideal होती है, ठीक है, without causing harm to soft tissues. Alright, पुलिंग एक्शन में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी कॉलोनाइजर? इनमें से सेकेंडरी कॉलोनाइजर कौन सा है आपका? सेकेंडरी कॉलोनाइजर इज कैम्पाइलोबैक्टर, बाकी स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड एक्टिनोमाइसिस आर प्राइमरी कॉलोनाइजर्स। ऑलराइट, कैम्पाइलोबैक्टर इज सेकेंडरी कॉलोनाइजर। कैम्पाइलोबैक्टर बहुत बार आया सेकेंडरी कॉलोनाइजर का क्वेश्चन, ठीक है। सो कैम्पाइलोबैक्टर इज सेकेंडरी कॉलोनाइजर। नेक्स्ट, पेरियोडोंटल सर्जरी इंक्लूडिंग द प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट्स इज कैरिड आउट इन व्हाट? Periodontal surgery, including the placement of implants, is carried out in phase 2 therapy. Next, which of the following procedures in resective osteosurgery involve the removal of tooth supporting bone? Tooth supporting bone को आप ऑस्टेक्टोमी प्रोसीजर्स में निकालते हो, ठीक है। दैट इंक्लूड्स ग्रेजुलाइजिंग ऑफ द मार्जिनल बोन एंड फ्लैटनिंग ऑफ द इंटरप्रॉक्सिमल बोन। देखो, दो चीज़ होती है हमारे पास, ऑस्टियोप्लास्टी होती है, ऑस्टेक्टोमी होती है, ठीक है। ऑस्टियोप्लास्टी में हम पूरी बोन को जो है वो दांत को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें वर्टिकल ग्रूविंग करते हैं, रेडिकल बेंडिंग करते हैं, ताकि इजीली क्लेंजेबल सरफेस जो है वो बनाया जा सके, या फिर इजीली हीलिंग सरफेस बनाया जा सके। लेकिन ऑस्टेक्टोमी में हम क्या करते हैं कि हम रिमूवल ऑफ टूथ करते हैं टूथ सपोर्टिंग बोन के साथ, ठीक है। दैट इज बेसिकली इट इज द रिमूवल ऑफ द टूथ सपोर्टिंग बोन। इसमें वर्टिकल ग्रूविंग एंड रेडिकुलर ब्लेंडिंग जो होती है वो प्योरली ऑस्टियोप्लास्टिक टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जो कि रीशेप कर रही होती हैं सिर्फ टूथ सपोर्टिंग बोन को, जिनको हम रीशेपिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ऑस्टेक्टोमी में, टेक्टोमी में मतलब हम पूरा काट देंगे उसको, बोन को पूरा रिमूव कर रहे हैं, तो उस प्रोसीजर में हमारे पास ग्रेजुलाइजेशन ऑफ मार्जिनल बोन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दांत जो भी, क्योंकि दांत तो सपोर्ट बची नहीं, दांत बाहर ही आ जाएगा उसके बाद उसकी जो इंटरप्रॉक्सिमल बोन है उसको फ्लैट करके उसको सील कर देते हैं, सूचर कर देते हैं, ताकि वो हील अच्छे से कर जाए। Next, orange stains on facial and gingival surface of anterior teeth are produced by what? Orange stains on the facial and gingival surfaces of anterior teeth are produced by Serratia marasinensis, ठीक है, Serratia marasinensis, ठीक है, Serratia marasinensis की वजह से होता है ऑरेंज। नेक्स्ट, an appropriate instrument used for producing bleeding points on the outer surface of gingiva before giving incision in the gingivectomy procedure is what? इसको हम कहते हैं पॉकेट मार्कर, ठीक है। अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट जो कि हम ब्लीडिंग पॉइंट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम आउटर जिंजाइवा में उसको पंचर करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बिफोर गिविंग इंसिजन इन द जिंजिवेक्टोमी प्रोसीजर, दैट इज नोन एज पॉकेट मार्कर। नेक्स्ट, लिविंग सेल्स इन सलाइवा रेफर टू एज ओरोग्रैनुलोसाइट्स आर कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट्स? ओरोग्रैनुलोसाइट्स में हमारे पास पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आर ओरोग्रैनुलोसाइट्स। नेक्स्ट, वाइब्रेशंस इन अ सोनिक स्केलर टिप रेंज फ्रॉम वेयर टू वेयर? Vibration in a sonic scalar tip, it ranges from 2000 to 6500 cycles per second. 2000 से लेकर 6500 साइकिल्स पर सेकंड तक वाइब्रेशन जो है वो सोनिक टिप स्केलर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ पीजो इलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक टिप स्केलर यूनिट्स द साइड्स ऑफ द टिप विच आर एक्टिव विल वर्क व्हेन अडेप्टेड टू टूथ आर व्हाट? कितनी साइड्स होती हैं पीजो इलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक स्केलर में जो एक्टिव रहती हैं? तो आंसर है 2. Two sides are active in piezoelectric. Next, periotemp probe, which measures the elevation in circular temperature due to the periodontal disease activity, can detect the temperature difference from a reference subgingival temperature of how many range? कितनी रेंज का टेम्परेचर डिटेक्ट कर लेता है ये 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर चेंज आ रहा है तो वो डिटेक्ट कर लेता है पेरियोटेम्प। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द बोन रिडक्शन प्रोसीजर्स सरफेस नेक्रोसिस अकर्स, क्योंकि जो भी हमारी हवा के साथ सरफेस आएगा हमारा जो खुला रहेगा बोन का वो ऑक्सीजन, मतलब उसमें ऑक्सीजन एक बारी लग गई तो फिर वो नेक्रोस करता ही करता है थोड़ा थोड़ा, एक आध mm की लेयर जो है ऊपर से उड़ती है, ठीक है।
तो सरफेस एक्रोसिस अकर करता है व्हेन द टेम्परेचर इज जनरेटेड बिटवीन हाउ टू हाउ मच, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो 45 टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर टेम्परेचर हमारा पहुंच गया तो वहाँ पे जो है वो नेक्रोसिस अकर करेगी ही करेगी। नेक्स्ट, अ लाइट feeling stroke that is used with probes to evaluate the dimension of the pocket to detect calculus and irregularities of the two surfaces called as what, ठीक है। लाइट फीलिंग का स्ट्रोक ले रहे हो आप सिर्फ उसको डिटेक्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी स्ट्रोक, ठीक है। 4 तरह के स्ट्रोक होते हैं हमारे पास, एक्सप्लोरेटरी स्ट्रोक, वर्टिकल स्ट्रोक, स्कैलिनो स्ट्रोक एंड रूट प्लेनिंग स्ट्रोक। जो हम सिर्फ लाइट फीलिंग दे रहे होते हैं सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए कि कितनी पॉकेट है, कितना कैलकुलस जमा हुआ है, कितनी इरेगुलरिटीज है दांत के ऊपर, दैट इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी स्ट्रोक। Next, for subgingival insertion of a bladed instrument such as accurate, angulation between the blade and the tooth surface should be as close as to how many degrees, ठीक है। सबजिंजाइवल इंसर्शन के लिए किसी भी ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट के लिए सच एज जैसे कि क्यूरेट हो गया तो एंगुलेशन ऑफ द ब्लेड एंड द टूथ सरफेस शुड बी 0 डिग्रीज, कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैन्यूरेबिलिटी एंड टैक्टाइल सेंसिटिविटी ड्यूरिंग पेरिडोंटल इंस्ट्रूमेंटेशन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड इन व्हाट, मैन्यूवरेबिलिटी एंड टैक्टाइल सेंसिटिविटी वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है इन पाम एंड थंब ग्रास्प, ठीक है। इट ग्रेटली इज रिड्यूस्ड इन पाम एंड थंब ग्रास्प। जब आप पाम एंड थंब ग्रास्प में ऐसे पकड़ोगे किसी को तो आप उसको मैन्यूवर कैसे करोगे, ठीक है। तो मैन्यूवरेबिलिटी एंड टैक्टाइल सेंसिटिविटी इज डिक्रीज इन दिस। ये सिर्फ पढ़ के 2 मिनट दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इन द मॉडिफाइड पेन ग्रास्प द ग्रेटेस्ट कंट्रोल इन परफॉर्मिंग इंट्राओरल पेरिडोंटल प्रोसीजर्स इज ऑब्टेन्ड बाय हाउ मेनी पॉइंट फोर्सेस। देखो मॉडिफाइड पेन ग्रास्प में आपको 3 पॉइंट फोर्सेस लगानी होती है, 3 पॉइंट फोर्सेस, ओके। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये वाला ऊपर को, ठीक है। दीज आर 3 पॉइंट फोर्सेस। नेक्स्ट, द मोस्ट इफेक्टिव एंड स्टेबल ग्रास्प फॉर ऑल पेरिडोंटल इंस्ट्रूमेंट्स इज व्हाट, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा स्टेबल ग्रास्प मॉडिफाइड पेन ग्रास्प को माना जाता है in our dentistry. Next, the 2 important factors for major importance in providing stability to instrument are what? इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी के लिए क्या चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं? इंस्ट्रूमेंट की ग्रास्प और आपकी फिंगर रेस्ट कहाँ कर रही है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ग्रास्प एंड आपकी फिंगर कहाँ रेस्ट कर रही है, दैट इज द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू एन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स इन पेरिडोंटल आर्मामेंटेरियम रिक्वायर व्हाट। देखो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को सबसे पहले आपको रिक्वायर करना होता है, आपको बहुत टेंडरली उसको काम करना होता है क्योंकि वो इजीली लैसरेट कर सकता है किसी भी चीज़ को और उल्टा आपको भी इंजर कर सकता है। सो एंड ऑल्सो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन यू यूज दे एनहांस द टैक्टाइल सेंसिटिविटी, ठीक है। शार्प इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल थोड़ी सी भी माइनर अब्रेजन होगी, माइनर इरेगुलरिटी होगी, उसको पकड़ लेगा बहुत जल्दी। सो इट एनहांसेस द टैक्टाइल सेंसिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, द जंक्शनल एपिथेलियम रिप्लेसेस इटसेल्फ अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर हाउ मेनी डेज। जंक्शनल एपिथेलियम का टर्नओवर रेट होता है 7 to 8 डेज, ठीक है। वो खुद को 7 से 8 दिन के अंदर रिप्लेस कर लेता है जंक्शनल एपिथेलियम। नेक्स्ट, द ओनली फॉर्म ऑफ कोलेजन दैट हैज़ बीन शोन टू कंटेन बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 चेन्स आर व्हाट, ठीक है। ऐसा कोलेजन जिसमें दोनों अल्फा 1 और अल्फा 2 चेन्स होती हैं, दैट इज टाइप 1 कोलेजन, ठीक है। टाइप 1 कोलेजन हुज ट्रिपल हेलिक्स कंप्राइजेज ऑफ 2 अल्फा 1 चेन्स एंड 1 अल्फा 2 चेन। 2 अल्फा 1 चेन होती हैं और 1 अल्फा 2 चेन होती है। टाइप 1 इज अ फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन। फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन इज टाइप 1 कोलेजन। इट इज फाउंड मोस्टली इन द कनेक्टिव टिश्यूज एंड इज अबंडेंट इन द बोन, कॉर्निया, डर्मिस एंड टेंडन। बोन, कॉर्निया, डर्मिस और टेंडन के अंदर ये अबंडेंट होता है। म्यूटेशंस इन दिस जीन आर एसोसिएटेड विद ऑस्टियोजेनेसिस। म्यूटेशन अगर इस जीन में होती है तो वो एसोसिएटेड होते हैं विद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1 to 4। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1 to 4 के साथ एसोसिएटेड होती है अगर कोई भी म्यूटेशन होती है इसमें, ठीक है। अगर टाइप 1 फॉर्मिंग जो कोलेजन है उसकी जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाए तो एल्नर्स-डायलॉस सिंड्रोम हो जाता है वाया टाइप 6 से, ठीक है। अगर टाइप 6 से गया कोलेजन का तो फिर वाया ये आ जाएगा एल्नर्स-डायलॉस सिंड्रोम, ठीक है। एल्नर्स-डायलॉस सिंड्रोम इट्स अ क्लासिकल टाइप। कैफेज डिजीज आ सकती है एंड इडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है इसके साथ। नेक्स्ट, कोलेजन फाइबर्स दैट इमर्ज फ्रॉम द सुप्रा एल्वियोलर पार्ट ऑफ द सीमेंटम। सुप्रा एल्वियोलर पार्ट ऑफ द सीमेंटम से जो कोलेजन फाइबर इमर्ज करते हैं और वो पास करते हैं आउटवर्ड एंड बियॉन्ड द एल्वियोलर क्रेस्ट। दे विल पास आउटवर्ड एंड बियॉन्ड द एल्वियोलर क्रेस्ट इन अपाइकल डायरेक्शन into the mesoperiosteum are called as what? They are called as dentoperiosteal fibers. इनको क्या बोलते हैं? dentoperiosteal fibers बोलते हैं। Next, in resective osseous surgery, purely osteoplastic techniques are what? Resective osseous surgery के अंदर purely osteoplastic technique are vertical grooving and radicular blending, ठीक है। Resective osseous surgery के अंदर जो purely osteoplastic technique होती है that is vertical grooving and radicular blending। osteoplastic कर रहे हैं बोल, ऑस्टेक्टोमी नहीं कर रहे हैं। बाकी दो टेक्निक जो होती हैं दैट इज ऑस्टेक्टोमी जो कि वर्टिकुलर ब्लेंडिंग करते हैं, ठीक है, या फिर मार्जिनलाइजेशन ऑफ बोन करते हैं, दैट आर ऑस्टेक्टोमी प्रोसीजर। ऑस्टियोप्लास्टी प्रोसीजर आर मार्जिनल ग्रूविंग और रेडिकुलर ब्लेंडिंग एंड वर्टिकल ग्रूविंग।
ठीक है, वर्टिकल ग्रुप बनाओगे आप और फिर उसको रेडिकुलरली ब्लेंड कर दोगे पूरा। नेक्स्ट, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट बोन ग्राफ्टिंग मटेरियल हैज़ अ कैल्शियम फॉस्फेट रेशियो ऑफ हाउ मच? ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट बोन ग्राफ्टिंग मटेरियल हैज़ अ कैल्शियम टू फॉस्फेट रेशियो ऑफ 1.5। कितनी होती है? 1.5 होती है कैल्शियम टू फॉस्फेट रेशियो। नेक्स्ट, क्लोज एपोजिशन ऑफ जिंजाइवल एपिथेलियम टू टूथ सरफेस विदाउट complete obliteration of the pocket is called as what? It is called as epithelial adaptation. Close apposition of the gingival epithelium to the tooth surface without obliteration of the pocket. ठीक है, without complete obliteration of the pocket, it is called as epithelial adaptation. ठीक है, next the term biological width is now replaced by what? अब जो term है biological width, that is now replaced by supracrestal attached tissues. Supracrestal attached tissues. ठीक है, ये नई क्लासिफिकेशन के हिसाब से आई है हमारे पास, नई टर्म। द सेक्शन ऑन प्रोस्थेसिस रिलेटेड फैक्टर्स वाज एक्सपेंडेड टू अ न्यू क्लासिफिकेशन। द टर्म बायोलॉजिकल विड्थ was replaced by supracrestal attached tissues. Clinical procedures involved in the fabrication of indirect restoration was added because of the new data indicating that these procedures may cause recession and the loss of clinical attachment. All right. Next, in the new periodontal classification of periodontal peri-implant diseases and peri-implant conditions, grading provides information about what? Grading किस चीज़ के लिए information provide करता है? Grading बहुत चीज़ों के लिए information provide करता है. First is the biological features of the disease, including the history-based analysis of the rate of disease progression. ठीक है, कितने दिनों में आपकी डिजीज़ आई है उसके हिसाब से आप ग्रेड करोगे. ठीक है, कितनी वो प्रोग्रेसिव है उसके हिसाब से आप ग्रेड करोगे, कितनी वो डिस्ट्रक्टिव है उसके हिसाब से आप ग्रेड करोगे. असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ फर्दर प्रोग्रेशन, कितनी वो फर्दर प्रोग्रेस कर सकती है उसके हिसाब से आप ग्रेड करोगे. नेक्स्ट है एंटिसिपेशन पुअर आउटकम्स ऑफ द ट्रीटमेंट. ठीक है, मतलब आप पुअर आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट के हिसाब से, मतलब कि पेशेंट के बेस पर कि पेशेंट को और क्या डिजीज़ हैं उसके हिसाब से कैसा आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट रहेगा उसके हिसाब से भी आप ग्रेड कर सकते हो. नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ द रिस्क दैट द डिजीज़ और इट्स ट्रीटमेंट में नेगेटिवली अफेक्ट द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट. ठीक है, असेसमेंट ऑफ द रिस्क दैट द डिजीज़ और इट्स ट्रीटमेंट में नेगेटिवली अफेक्ट द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट. ये सारी चीज़ें आप ग्रेडिंग में चेक करते हो. नेक्स्ट, आपको सिंपल पूछा हुआ कि अटैच जिंजाइवा क्या होता है. सिंपली डिफाइन करो अटैच जिंजाइवा को. फ्रॉम वेयर टू वेयर इट इज़ लोकेटेड. देखो, फ्री जिंजाइवल ग्रूव से लेकर म्यूको जिंजाइवल जंक्शन तक आपका अटैच जिंजाइवा आता है. फ्री जिंजाइवल ग्रूव मतलब जहाँ पे दांत के बिल्कुल नीचे तक जहाँ पे वो अटैच कर रहा है जिंजाइवा, वहाँ से लेकर म्यूको जिंजाइवल जंक्शन जहाँ तक चल रहा है, ठीक है, वहाँ तक हमारे पास अटैच जिंजाइवा होता है. म्यूको जिंजाइवल जंक्शन के नीचे सारा एल्वियोलर म्यूकोसा आ गया, और जो फ्री जिंजाइवल ग्रूव है उससे जिंजाइवल मार्जिन तक, फ्री जिंजाइवल ग्रूव से लेकर जिंजाइवल मार्जिन तक, जिंजाइवल ग्रूव से लेकर जिंजाइवल मार्जिन तक हमारे पास आता है फ्री जिंजाइवा. ठीक है, और इन दोनों के बीच में होता है फ्री जिंजाइवल ग्रूव और जो जिंजाइवल मार्जिन, उनके बीच में जिंजाइवल सल्कस आ जाता है. ठीक है, और बाकी टूथ के स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है कि सीमेंटम होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट होता है, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं सीमेंटम, पेरियोडोंटल लिगामेंट एंड एल्वियोलर बोन. ठीक है, तो बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिवाइस दैट इज गिवन यूज फॉर. ये ऐसा डिवाइस की फोटो दे रखी है. ठीक है, पूछ रहा है इसका यूज़ क्या है. पहले तो ये डिवाइस जो है दैट इज़ अ माल ऑर्डर डिटेक्टिंग डिवाइस, हेलिटोसिस डिटेक्टिंग डिवाइस. इट इज़ अ ओरल क्रोमा डिवाइस. ओरल क्रोमा डिवाइस, इट इज़ अ पोर्टेबल गैस क्रोमेटोग्राफ यूज टू असेस ओरल माल ऑर्डर. ठीक है, पोर्टेबल गैस क्रोमेटोग्राफ है ओरल क्रोमा दैट इज यूज टू डिटेक्ट द माल ऑर्डर, ओरल माल ऑर्डर. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंटो इनामल जंक्शन रिलेशनशिप एट द सीमेंटो लैमिनल जंक्शन इज व्हाट. देखो, सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या होता है कि सीमेंटम ओवरलैप करता है इनामल को, सबसे ज़्यादा कॉमनली. इनामल बहुत कम केसेस में, बहुत रेयर केसेस में जाके सीमेंटम को ओवरलैप करेगा, बट सीमेंटम कैन ओवरलैप द इनामल इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ऑलराइट, सीमेंटम ओवरलैप्स द इनामल. टाइप्स ऑफ सीईजे 3 तरह के हो सकते हैं. या तो सीमेंटम ओवरलैप कर सकता है इनामल को, या फिर बट जॉइंट हो सकता है. सीमेंटम और जो हमारा इनामल है उसके बीच में बट जॉइंट, एकदम शार्प बट जॉइंट. ठीक है, और या तो वो दोनों मीट ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, या तो इनामल और सीमेंटम मीट ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, 3 चीज़ें आती हैं. या तो सीमेंटम ओवरलैप करेगा, या फिर सीमेंटम ओवरलैप नहीं करेगा, बट जॉइंट बनाएगा, या फिर सीमेंटम और इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा. और बहुत ही रेयर कंडीशन जो नहीं होती है, मैक्सिमम के हज़ारों केसेस में नहीं होगी, दैट इज़ इनामल विल नेवर ओवरलैप द सीमेंटम. नेक्स्ट वी हैव इज लोअर पोल ऑफ द पैराइटल ग्लैंड ओवरलैप्स व्हाट. लोअर पोल जो होता है पैराइटल ग्लैंड का, वो पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को ओवरलैप करता है. ठीक है, हमारी 5 फेशियल नर्व की ब्रांचेस आती हैं. ठीक है, टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक जो भी आती है, मार्जिनल मैंडिबुलर, ठीक है, मैक्सिलरी और बक्कल वगैरह. ठीक है, अब यहाँ फ्रंटल आ गया, ज़ाइगोमेट आ गया, मैक्सिला आ गया. अब मैक्सिला के जो दांत हैं लास्ट मोलर वाले, वहाँ से लेकर हमारा पैरोटिड की एक डक्ट शुरू होती है पूरी. ठीक है, सेंसर, फिर वहाँ से ये पूरा एक्सटेंड करता है और नीचे लोअर पोल तक जाता है पैरोटिड.
यहाँ, ठीक है, लोअर पोल तक जाता है। अब लोअर पोल जो है पैराट्री का, वो पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक के साथ प्रेजेंट होता है, उसके साथ ओवरलैप करता है उसके साथ। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कस्प इन द डेसिडुअस मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर इज व्हाट? लार्जेस्ट कस्प इन डेसिडुअस मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर बोल रहा है, तो मेसियोबक्कल कस्प इज द लार्जेस्ट कस्प। मेसियोबक्कल cusp is the largest cusp in the deciduous mandibular first molar. Next, total number of genes in a human being is how much? Total number of genes in a human being are 30,000. A closer look at the human genome, the total number of genes estimated are around at 30,000. Almost all 99.9% nucleotide base pairs are exactly same in all the people in humans. ठीक है, जो 0.1% का डिफरेंस है वही हम सब में डिफरेंस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द परमानेंट मैंडिबुलर कैनाइन erupts at the age of what? परमानेंट मैंडिबुलर कैनाइन पूछ रहा है, ये 9 से 10 साल में इरप्ट करना शुरू कर देता है। परमानेंट मैंडिबुलर कैनाइन 9 से 10 साल में इरप्ट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, द short striations that run perpendicular to the root surface indicate what? They indicate the mineralized periodontal ligament, जिनको हम शार्पीज फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। The ends of the periodontal fibers that are embedded in the alveolar bone in the cementum are called as Sharpey's fibers. On the cementum side, these Sharpey's fibers are much thinner in diameter and insert at the closer intervals as compared to the alveolar bone side, ठीक है। और इसकी इमेज तो आपने देखी ही होगी, सीमेंट ऐसी दिखाई देती है, ऑलराइट, जिसमें हमारे पेरिडोंटल लिगामेंट स्पेस के अंदर सीमेंटम से शार्पीज फाइबर्स जो होते हैं वो थिन एक स्ट्रैंड्स की तरह स्ट्रेट लाइंस की तरह निकलते हैं बाहर को, ठीक है। एंड दे गो टुवर्ड्स द एल्वियोलर बोन, जैसे जैसे एल्वियोलर बोन की टुवर्ड्स जाते जाएंगे वैसे वैसे शार्पीज फाइबर जो है वो थिक होते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज ए इन द इमेज बिलो रिप्रेजेंट? ये आपके पास हिस्टोलॉजिकल सेक्शन जैसा कुछ दे रखा है, ठीक है। ए रिप्रेजेंट इनामल टफ्ट्स, इनामल के अंदर जो ये ब्लैक कलर की हिस्से होते हैं दे आर नोन एज इनामल टफ्ट्स, और एकदम ब्लैक लाइन जो होगी नीचे दैट विल बी डेंटिनो इनामल जंक्शन, ठीक है। डेंटिन विद डेंटिनल ट्यूब्यूल्स आएगी और ब्लैक स्ट्रक्चर होंगे वो जैसे शैडो जैसे निकले हुए होंगे तार जैसे ब्लैक, दे आर नोन एज इनामल टफ्ट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये जो ब्लैक कलर के हैं ये इनामल टफ्ट है, ये छोटे छोटे जो हैं ये दीज आर स्पिंडल्स, इनामल स्पिंडल्स, ओके। नेक्स्ट, the acceptor arm of tRNA is capped with which nucleotide sequence? Acceptor arm of tRNA is capped with CCA 5'7 to 3'N, ठीक है। Acceptor arm of tRNA is capped with which nucleotide sequence? Answer is CCA 5'N to 3'N. Next, which of the following is a major accumulated compound in Gaucher disease? Gaucher disease में सबसे ज़्यादा accumulated compound कौन सा होता है? ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड गॉचर डिजीज में सबसे ज़्यादा accumulated कंपाउंड रहता है। गॉचर डिजीज इज अ रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विच इज इन विच द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज result in accumulation of harmful quantities of certain fats, lipids, specifically glycolipid that is glucocerebroside, क्योंकि इसकी एंजाइम नहीं है, इसको ब्रेक डाउन करने वाली एंजाइम नहीं बची हुई है, थ्रू आउट द बॉडी स्पेशली विद इन द बोन मैरो एंड द स्प्लीन द लिवर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉस्फोलिपिड? इनमें से कौन सा फॉस्फोलिपिड नहीं है? लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, प्लाज्मेलोजेंस फॉस्फोलिपिड, कार्डियोलिपिन इज फॉस्फोलिपिड, बट गैंग्लियोसाइड जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड नहीं होते। गैंग्लियोसाइड इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ glycosphingolipid that is ceramide and oligosaccharide with one or more sialic acids, एक या एक से ज़्यादा सियालिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड NaNA लिंक टू द शुगर चेन, ठीक है। नेक्स्ट, इन द नोवल कोरोना वायरस दैट इज COVID-19 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ RNA वायरसेस? ये बीटा क्लास ऑफ RNA वायरसेस को बिलोंग करता है, ठीक है। कोरोना वायरस 19 क्लास ऑफ बीटा ग्रुप और बीटा फैमिली ऑफ द एनवेलप्ड RNA वायरसेस को बिलोंग करता है। नेक्स्ट, अ ब्रांच चेन अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज व्हिच वन? तो 4 ऑप्शन दिए, एलिनिन, वैलिन, थ्रियोनिन, लाइसिन। इनमें से ब्रांच चेन अमीनो एसिड इज वैलिन ओनली। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन ये सारे ब्रांच चेन अमीनो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम दैट इज फ्रीली रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल एंजाइम पूछ रहा है, फ्रीली रिवर्सिबल एंजाइम 4 ऑप्शन दिए इसने, उसमें से है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। Phosphoglucose isomerase is a cytosolic glycolytic enzyme that catalyzes the reversible isomerization of dextroglucose 6-phosphate to dextrofructose 6-phosphate, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक आपको इमेज दे रखी है, उसमें पूछा है कि इकदा स्कोर क्या रहेगा इसमें, ठीक है। इकदा स्कोर इसमें है हमारे पास दैट इज 5। इकदा स्कोर अपने पास 0 से 6 तक रेंज करता है। 0 में कुछ भी नहीं होता, 1 में पिट और फिशर इन्वॉल्व होते हैं, 2 में स्लाइटली अगर आप ड्राई कर रहे हो दांत को तो उसमें केरियस चीज़ जो आपको दिखाने देना शुरू हो जाती है,
ठीक है, मतलब पिट गहरी हो चुकी है। 3 में हमारे पास 3 to 4 में वो डार्कनिंग जो है वो बिलो द डेंटिन दिखाई देना शुरू हो जाती है। 5 और 6 में क्या रहता है कि प्रॉपर कैविटी बन चुकी होती है, दैट इज इग्दा स्कोर। नेक्स्ट ग्लूटाथायोन इज व्हाट? ग्लूटाथायोन इट इज अ ट्राइपेप्टाइड। ग्लूटाथायोन और GSH और रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन इट इज अ ट्राइपेप्टाइड ऑफ गामा ग्लूटामाइल सिस्टिनाइल ग्लाइसिन। नेक्स्ट आर्जिनोसक्सिनेट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम व्हाट? आर्जिनोसक्सिनेट जो होता है दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिट्रुलिन एंड एस्पर्टेट। Arginosuccinate is synthesized from citrulline and aspartate. Arginosuccinate synthase combines citrulline with aspartate through an energy-consuming process. Arginosuccinate is inhibited by a branch chain amino acid, alanine and lysine. Next, main enzyme involved in synthesis of GABA is what? Gamma aminobutyric acid को synthesize करने के लिए main enzyme कौन सी होती है? Answer is glutamate decarboxylase is there. Next, role of creatine phosphate in muscles is what? Role of creatine phosphate in muscles is to provide instant energy. क्या रोल रहता है? It is to provide instant energy. Glutamic acid decarboxylase, ठीक है, that is GAD. It is a rate limiting enzyme that catalyzes the conversion of glutamate to GABA, the main inhibitory neurotransmitter in the CNS. GABA, gamma aminobutyric acid, it's the main inhibitory neurotransmitter in the CNS. Next, FIGLU. FIGLU, it's an intermediate in this metabolism. FIGLU जो होता है that is an intermediate in the metabolism of histidine. The amino acid histidine is metabolized into glutamic acid in mammalian tissue. अब जब हिस्टिडीन का जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो फिग्लू उसमें इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज फॉर्मीमिनो ग्लूटामिक एसिड जो है वो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है उसको टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एक कोएंजाइम की तरह एक्ट करके ग्लूटामिक एसिड में बदल देती है। नेक्स्ट, सेरीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम इन ह्यूमंस फ्रॉम व्हाट? सेरीन जो होता है ह्यूमंस में वो ग्लाइसिन से बनता है, ठीक है। सेरीन कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन बाय सेरीन हाइड्रोक्सीमिथाइल ट्रांसफरेज इन द रिएक्शन दैट इज also yielding N5N10 methylene tetrahydrofolate, ठीक है। नेक्स्ट, विच vitamins are required for conversion of serine to glycine? तो आपको pyridoxine जो है वो रिक्वायर्ड होता है, दैट इज विटामिन B6, दैट इज एसेंशियल विटामिन जो कि सेरीन से ग्लाइसिन बनाने में हेल्प करता है। Next, alpha helix and beta pleated sheets are example of what? Alpha helix and beta pleated sheets, they are example of secondary structures. Next, the primary structure of a protein refers to what? Primary structure जो होता है प्रोटीन का, it refers to the linear structure and the order of amino acids that are present in the जो भी उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर को ज़्यादातर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। बेसिकली अगर हम थ्योरी की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन. Each amino acid is linked to next amino acid through a peptide bond created during the protein biosynthesis process. Next, the coenzyme for phenylalanine hydroxylase is what coenzyme? Phenylalanine hydroxylase के लिए coenzyme होती है tetrahydrobiopterin. Tetrahydrobiopterin या फिर BH4-THB, it's also known as sapropterin. It's a cofactor for 3 aromatic amino acids. ठीक है, ये हाइड्रोक्सिलेज इंजाइम्स का एक कोफैक्टर की तरह काम करता है, यूज्ड इन डिग्रेडेशन ऑफ अमीनो एसिड फिनाइलैलानिन एंड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमिटर्स एंड इन मेलेटोनिन एंड डोपामीन प्रोडक्शन एंड नॉरएपिनेफ्रिन प्रोडक्शन. ठीक है, मेलेटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन इन तीनों की बायोसिंथेसिस में हेल्प करवाता है. ठीक है, नेक्स्ट, if tyrosine level in the blood is normal without external supplementation, deficiency of which of the following is ruled out? अगर टायरोसिन के लेवल ब्लड में नॉर्मल है बिना किसी सप्लीमेंटेशन के, तो मतलब है कि फिनाइलएलानिन की तो डेफिशिएंसी नहीं है. ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है, क्योंकि टायरोसिन इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइलएलानिन इन द लिवर. तो अगर फिनाइलएलानिन प्रेजेंट है तो टायरोसिन भी फॉर्म होगा ही होगा. ठीक है, व्हेन द इनटेक ऑफ टायरोसिन इन डाइट इज लो, तो वो लिवर के अंदर बनता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्टिवेट कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज 1? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 को एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है वो एक्टिवेट करता है. एन एसिटाइल ग्लूटामेट, इट इज एन ऑब्लिगेटरी एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, दैट इज CPS1, synthesized in the liver in the mitochondria by N acetyl glutamate synthase, NAGS. Next, transfer of amino acid from an amino group to alpha keto acid group is done by what? Transfer of amino acid from amino group to an alpha keto acid group, it is done by transaminases. Aminotransferases or transaminases are group of enzymes that catalyze the interconversion of amino acids and oxo acids by the transfer of amino groups. Next, ADP is converted into ATP
ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बन रहा है। तो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय व्हाट? इट इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज और पायरुवेट काइनेज वो कैटलाइज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को फ्रॉम एडीपी, ठीक है, दैट्स 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। पायरुवेट काइनेज catalyzes the direct transfer of phosphate from phosphoenol pyruvate to ADP to produce ATP, ठीक है, and this reaction is favorable due to the high energy of hydrolysis of phosphoenol pyruvate. Next, inorganic phosphate is required as a reactant in the reaction catalyzed by what? तो आंसर इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक रिएक्टेंट की तरह रिक्वायर्ड होता है जब रिएक्शन जो है दैट इज बीइंग कैटलाइज्ड बाय ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase. नेक्स्ट, हर्लर सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? हर्लर सिंड्रोम जो होता है दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा लीवो आइडोयूरोडिनेज। MPS 1 सिंड्रोम या फिर हर्लर सिंड्रोम जो होता है दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा लीवो आइडोयूरोडिनेज. इट्स डिवाइडेड इनटू 3 सबटाइप्स. हर्लर डिजीज, ठीक है, या तो ये सीवियर प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर की तरह दिखाई देगा विद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या मल्टीपल टिश्यू इन्वॉल्वमेंट या फिर प्री मैच्योर डेथ ऑफ द बेबी. और ये यूजुअली 10 साल के बच्चे से पहले हो जाता है, 10 साल की उम्र से पहले हो जाता है. क्लिनिकल फीचर्स में मेंटल रिटार्डेशन विल बी देयर, कार्डियोमायोपैथी विल बी देयर, कोर्स फेशियल फीचर्स विल बी देयर, ओके, corneal clouding will be there, dysautosis and hepatosplenomegaly will be there in the Hurler syndrome. Next, fructose 2,6-bisphosphate is formed by the action of what? Fructose 2,6-bisphosphate formed by the action of phosphofructokinase 2. कौन सा? Phosphofructokinase 2. Next, lactate formed in the muscles can be utilized through what? Lactase formed in the muscles can be utilized by anaerobic cycle, that is the Cory's cycle, ठीक है. That is anaerobic glycolysis in the muscles in which the lactase is transported into the liver, in which it is transformed into glucose, which is then metabolized back into lactase in the muscles, and the lactic acid cycle is another name for Cory's cycle. ठीक है, lactic acid cycle या anaerobic cycle चल पड़ती है. Next, synthesis of one molecule of glucose from 2 molecule of pyruvate is accompanied by oxidation of what? देखो इसमें oxidation होती है 2 molecule of NADH की, ठीक है. When synthesizing 1 molecule of glucose from 2 molecules of pyruvate, a process called as gluconeogenesis occurs, या फिर gluconeogenesis occurs. 2 molecules of NADH are oxidized as a part of reaction sequence. Next, the glycogen synthetase catalyzes the formation of what? Glycogen synthetase, it catalyzes the formation of alpha-1,4 glycosidic bonds. ठीक है, glycogen synthetase is a glycosyl transferase that catalyzes the elongation of the glycogen chain by incorporating glycosyl residues from UDP glucose to the growing glycogen strand, forming alpha-1,4 glycosidic linkages with the release of UDP. ठीक है. Next, glucose 6-phosphate dehydrogenase is induced by what? Glucose 6-phosphate dehydrogenase जो होती है ये enzyme induce होती है by insulin. Skeletal muscles के अंदर insulin activates glycogen synthase by reducing the phosphorylation at both amine and carboxyl terminal sites of the enzyme, and thus by elevating the levels of glucose 6-phosphate and allosteric activator of glycogen synthase. मतलब सिंपल सी बात करें तो ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase की जो इंडक्शन है वो इंसुलिन की वजह से होती है. नेक्स्ट, ग्लिसरॉल कैन एंटर into the glycolytic pathway via what? Glycerol can enter into the glycolytic pathway via dihydroxyacetophosphate. ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल जो है वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर कर जाता है. इट इज कन्वर्टेड बाय द फॉस्फोराइलेशन टू ग्लिसरॉल 3-phosphate. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन से ग्लिसरॉल 3-phosphate बन जाता है, विच इज मोर फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल, एंड देन इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दैट इज DHAP. और ये रिएक्शन जो होता है दैट इज कैटलाइज्ड बाय NADP डिपेंडेंट CG3PDH, therefore facilitating its entry into the glycolytic pathway. Next, a unique byproduct of glycolysis in erythrocytes is what? Byproduct of glycolysis in erythrocytes is 2,3-bisphosphoglycerate. 2,3-BPG has little effect on the binding of oxygen due to hemoglobin at high partial pressure of oxygen, but it promotes the release of oxygen from hemoglobin at low partial pressure of oxygen. जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसको रिलीज करवाएगा, और जब लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है उसको अपटेक करवाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाएगा. ठीक है. नाउ इट इज फॉर्म्ड इन द RBC फ्रॉम द ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट दैट इज 1,3-BPG. ठीक है, बाय बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम. ठीक है,
क्या क्वेश्चन था एक बार फिर कर लेते हैं. द यूनिक बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एरिथ्रोसाइट्स इज व्हाट? इट इज 2,3-bis phosphoglycerate. नेक्स्ट, द फॉलोइंग एंजाइम इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम. तो आंसर इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो कि मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इट इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम. इट कैटलाइजेस द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर ग्लाइकोलिसिस and is allosterically controlled by ATP and certain other ligands including adenosine monophosphate or AMP. Next, glucokinase is found in what? Glucokinase कहाँ मिलता है आपको? Glucokinase is found in liver. Okay. In the liver, glucokinase mediates the postprandial phosphorylation of glucose that is needed for the synthesis and storage of glycogen. Next, an infant has hepatosplenomegaly, hypoglycemia, hyperlipidemia. Hepatosplenomegaly हो गई है, glycemia कम हो गया, ठीक है, लिपिडीमिया बढ़ गया, एसिडोसिस बढ़ गया, एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड ग्लाइकोजन डिपोजिशन इन द लिवर. व्हाट इज द डायग्नोसिस? इसमें वॉन गिर की डिजीज हो गई है, ठीक है. बच्चा जो है वो कांस्टेंट हंगर के साथ, और उसको बार बार खाने की मन करेगा, बार बार दूध मांगेगा वो, क्योंकि इन्फेंट है. इजी ब्रूजिंग एंड नोज ब्लीड्स विल बी देयर. Fatigue will be there, irritability will be there, puffy cheeks with thin chest and thin limbs with swollen belly will be the characteristic of von गिरके disease, जिसमें आपको हेपेटोस्प्लीनोमेगाली दिखाई दे रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया दिखाई दे रहा है, हाइपरलिपिडीमिया दिखाई दे रहा है, एसिडोसिस दिखाई दे रहा है, और नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड ग्लाइकोजन डिपोजिशन इन द लिवर दिखाई दे रहा है. Next, not a substrate for gluconeogenesis is what? Lactate is a substrate for gluconeogenesis. Glycerol is a substrate for gluconeogenesis. Propionyl carboxylase is a substrate for gluconeogenesis. But acetyl coenzyme A is not a substrate for gluconeogenesis. Acetyl coenzyme A is the metabolite derived from glucose, fatty acid and amino acid catabolism. During glycolysis, glucose is broken down into 2 or 3 molecules of pyruvate. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट कैटलाइज इरिवर्सिबल स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस? देखो कौन कौन सी कैटलाइज करते हैं. हेक्सोकाइनेज डज कैटलाइज, पायरुवेट काइनेज डज कैटलाइज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज डज कैटलाइज, बट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज कैटलाइज नहीं करती इरिवर्सिबल स्टेप को. किसको? इरिवर्सिबल स्टेप को इन ग्लाइकोलिसिस. 3 irreversible steps in glycolysis are derived by or driven by hexokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase. ठीक है. चौथी जो हमने अभी बात की that is phosphoglycerate kinase, वो नहीं करती irreversible step को गाइड. Next, substrate level phosphorylation seen in reaction catalyzed by what? Substrate level phosphorylation is seen in the reaction that is catalyzed by succinate thiokinase. Coenzyme A is removed from succinyl coenzyme A, producing a free succinate. This free succinate is coupled with the substrate level phosphorylation of guanosine diphosphate GDP, जिससे GTP बनाता है वो, ठीक है. GDP के साथ इसको फ्री सबस्ट्रेट से जो निकला हुआ है, फ्री सक्सिनेट जो निकला हुआ है, उसको कपल करके हम GTP बना लेते हैं. Next, 2 carbon atoms leave the form of carbon dioxide in TCA cycle are derived from what? जो 2 कार्बन एटम लीव करते हैं इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टीसीए साइकिल के अंदर, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से आए होते हैं. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए. द ग्लाइकोलिसिस ऑफ अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ग्लाइकोलिसिस होगी तो उससे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 3 कार्बन ईच. Each of these pyruvate molecules undergoes acetylation and decarboxylation to give acetyl coenzyme A and carbon dioxide. Thus, each molecule of acetyl coenzyme A has 2 carbon atoms which will form carbon dioxide का carbon in this TCA cycle. Next, the amount of collagen in tissue can be determined by its dash contents. आप किस चीज़ को चेक करोगे कि आप अमाउंट ऑफ कोलेजन टिश्यू के अंदर उसे डिटेक्ट कर सको? तो आंसर इज हाइड्रोक्सीप्रोलिन. Hydroxyproline makes up about approximately 13% of the amino acid content in the collagen tissue, meaning that it constitutes a significant portion of the collagen muscle and is often used as a marker to measure collagen levels due to its almost exclusive presence in the collagen. Next, blood chemistry in Paget's disease show what? Blood chemistry Paget disease में आपका normal calcium show करेगी, normal phosphate level show करेगी. ठीक है, पेजेट डिजीज के अंदर आपका नॉर्मल कैल्शियम होगा और नॉर्मल फॉस्फेट लेवल्स होंगे, वो प्रेजेंट होंगे. कुछ डिजीजेज हैं और उनके लेवल्स को हम चेक कर लेते हैं. अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन ज़्यादा पोरस हो गई है नॉर्मल से ज़्यादा, तो उसमें कैल्शियम लेवल भी नॉर्मल देखे जाएंगे, फॉस्फेट लेवल भी नॉर्मल देखे जाएंगे एंड अल्कलाइन फॉस्फेट विल ऑल्सो भी नॉर्मल. ओके, अगला आता है ऑस्टियोमिलेशिया, मतलब फॉर्मेशन इल फॉर्म बोन बन रही है. इट इज़
इल फॉर्म्ड बोन ऑस्टियोमेलेशिया, जिसमें कैल्शियम लो होगा, फॉस्फेट लो होगा, क्योंकि बेस स्ट्रक्चर ढंग से नहीं बनेगा। लेकिन एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल्स इंक्रीज कर जाएंगे ऑस्टियोमेलेशिया के अंदर, एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल्स इंक्रीज कर जाएंगे ऑस्टियोमेलेशिया के अंदर। फिर आती है बात पेजेट्स के बारे में। पेजेट्स में कैल्शियम नॉर्मल होगा, फॉस्फेट नॉर्मल होगा, ठीक है, बट एल्कलाइन फॉस्फेट के लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे, इंक्रीज से भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे एल्कलाइन फॉस्फेट के लेवल्स। फिर आती है बात माइलोमा के बारे में। माइलोमा में कैल्शियम इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि कैंसरस चीज़ है तो इंक्रीज ज़्यादातर देखा जाता है। कैल्शियम इंक्रीज कर जाएगा, फॉस्फेट नॉर्मल हो सकता है या फिर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, और अल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल होता है। माइलोमा में एल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल होता है माइलोमा के अंदर, और बाकी दोनों इंक्रीज कर जाते हैं या फिर फॉस्फेट कभी कभार नॉर्मल की रेंज के पास रहता है। अगली बात आती है बोन मेटास्टैसिस। बोन मेटास्टैसिस ये भी कैंसरस कंडीशन है, और मेटास्टैसिस अगर हो गई है तो दैट इज गोइंग मैलिग्नेंट। तो इसमें सब कुछ ही बियॉन्ड लिमिट्स इंक्रीज करेगा। कैल्शियम इंक्रीज कर जाएगा, फॉस्फेट इंक्रीज कर जाएगा, नॉर्मल की रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इंक्रीज साइड पे होगा हमेशा ही। और अल्कलाइन फॉस्फेट भी बोन मेटास्टैसिस के अंदर इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट इज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसमें ब्लड कैल्शियम लेवल्स विल बी इंक्रीज्ड। ब्लड कैल्शियम लेवल कितने होंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। ब्लड फॉस्फेट लेवल्स डिक्रीज कर जाएंगे या नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, ब्लड फॉस्फेट लेवल्स विल बी डिक्रीज्ड और नॉर्मल, बट अल्कलाइन फॉस्फेट विल बी इंक्रीज्ड। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या क्या इंक्रीज करेगा? कैल्शियम इंक्रीज कर जाएगा, फॉस्फेट जो है वो डिक्रीज करेगा और नॉर्मल से डिक्रीज वाली साइड पे जाएगा, मतलब डिक्रीज वाली रेंज पे जाएगा हमेशा। और अल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज कर जाता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। हाइपो पैराथायरॉयडिज्म में अब हाइपो हो गया, पैराथायरॉयड का काम कम हो गया, तो सीधी सी बात है कैल्शियम तो कम होगा ही होगा, बोन से वो रिलीज करवा ही नहीं पाएगा, ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम हो जाएंगे हाइपो पैराथायरॉयडिज्म में। फॉस्फेट के लेवल बढ़ जाएंगे, ठीक है, और एल्कलाइन फॉस्फेट जो होती है वो नॉर्मल रहती है, अल्कलाइन फॉस्फेट विल बी नॉर्मल। फिर आती बात रीनल फेलियर के बारे में। रीनल फेलियर में कैल्शियम जो है बॉडी के अंदर वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, कैल्शियम या तो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा या फिर बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फॉस्फेट के लेवल इंक्रीज कर जाते हैं रीनल फेलियर के केसेस में बॉडी के अंदर, और जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो भी इंक्रीज कर जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, इन द केसेस ऑफ रीनल फेलियर।